वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सौभाग्य एंड वेलकम बैक टू लेमन्स कॉमर्स। नाउ ये हमारा दूसरा वीडियो है अकाउंटिंग इक्वेशन की जो सीरीज हमारी चली है उस सीरीज में। पहला वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, दैट इज ये क्वेश्चन या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, अगर वो आपको चाहिए तो उस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बिना बकवास किए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखने वाले हैं आने वाली 2-3 वीडियोस में। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें ये लगता है कि आप किसी भी टाइप के अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, इन डेप्थ हम क्वेश्चंस को करेंगे ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आ सके आप लोगों को, और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाए। ओके, सो बिना देर किए शुरू करते हैं ना। जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं, इसमें हमको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रू होल्ड करता है। ओके, और हमें ये भी देखना है कि जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना, जैसा कि हम जानते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उसी का डिराइवेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही आता है। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समरी में एक बार देख लेते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह इफेक्ट होना ही होना है। 2 जगह से ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, 2 जगह से कम इफेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन का नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि एसेट्स इज इक्वल टू, जो हमारे एसेट्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। क्या कह रहा है पहला ट्रांजैक्शन कि हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में हमने कैश इंट्रोड्यूस किया 8 लाख का और स्टॉक इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपए का। नाउ यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया ताकि टाइम ज्यादा ना बर्बाद हो। ये फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। आइटम्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो थोड़ा समरी वाइज मैंने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आइटम नंबर डालूंगा। आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आइटम्स की जगह पे पर्टिकुलर्स लिख करके नंबर 1 ऐसे डाला और उस आइटम के बारे में कुछ ऐसा समरी जैसा लिख दिया तो आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर हो जाता है। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है इसलिए इस हिसाब से प्रेजेंटेशन करना पड़ा हमें। ओके, तो देखते हैं आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, क्या कैश इंट्रोड्यूस किया 8 लाख रुपए और स्टॉक इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपए का। ओके, नाउ इफ आई एम द बिजनेस, ओके, इफ आई एम द बिजनेस एंड ओनर जो होता है, अब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का मतलब तो हम जान गए थे कि अगर बिजनेस के पास जो एसेट्स है उसको करने का पैसा कहां से आ सकता है, या तो ओनर दे सकता है या तो हम उधार में पैसे ले सकते हैं, तीसरा कोई सोर्स नहीं हो सकता है बिजनेस के पास। तो अब ओनर जो है बिजनेस में कैश दे रहा है, ओनर ने मुझे कैश दिया बिजनेस को, इफ आई एम द बिजनेस, ओनर ने मुझे कैश दिया तो उससे मैंने कैश लिया और अपने जेब में रख लिया, तो मेरा कैश कितने से बढ़ गया, 8 लाख रुपीज से बढ़ गया। प्लस वो स्टॉक लेकर के आया, वो भी क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, स्टॉक भी क्या है, वो बिजनेस के लिए एसेट है जिसको इस्तेमाल करके हम बिजनेस करते हैं, जिसमें हम ट्रेड करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या एसेट है, तो उससे वो भी हमारा बढ़ गया, एसेट हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। सो ओनर ने हमें क्या दिया, कैश दिया, ओनर ने हमें क्या दिया, स्टॉक दिया, कितने का दिया, 8 लाख का दिया और 50,000 रुपए का दिया। अब ओनर का राइट हो गया बिजनेस के अंदर, किस चीज का राइट, कैश और स्टॉक का राइट हो गया। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटीज है। आज अगर बिजनेस चल रहा है तो ओनर ने बिजनेस को पैसे दे करके रखे हुए हैं, कल अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो ओनर सारा पैसा उठा के ले जाएगा। तो ओनर का राइट आ गया बिजनेस में, कितने से आ गया, 8.5 लाख रुपए से आ गया। तो वो 8.5 लाख रुपए का राइट बिजनेस में ओनर का क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनर का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आइए देखते हैं, एसेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कैश, और दूसरा एसेट क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब मेरे पास बिजनेस के पास क्या आया, 8 लाख रुपीस का कैश आया। ठीक है, अलग अलग करते हैं, एक साथ भी कर सकते थे बट अलग अलग करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 8 लाख का कैश आया तो इसका दूसरा इफेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कम से कम कितना इफेक्ट होगा किसी भी ट्रांजेक्शन का, 2 इफेक्ट होगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ओनर का राइट बढ़ जाएगा बिजनेस में 8 लाख रुपए से। जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर ये 8 लाख रुपए उठा करके बिजनेस में से ले जाएगा वापस। ओके, इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि बिजनेस में ओनर ने कैश के अलावा और क्या लेकर के आया, 50,000 रुपए का ओनर स्टॉक लेकर के आया। आते हैं इसका इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे 50,000 रुपीज से स्टॉक हमारा
यहाँ पे बढ़ गया। अब इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होगा, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, कम से कम 2 इफेक्ट होगा। 2 से ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, 2 से कम इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि 50,000 से यहाँ पे भी ओनर का जो राइट है बिजनेस में वो बढ़ गया। दैट मीन्स जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर ये स्टॉक उठा करके ले जाएगा या स्टॉक की वैल्यू ले जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। हम थोड़ा तेज जा रहे हैं लास्ट पे वीडियो के कंपैरेटिवली। अगर आपको और डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फर्स्ट वीडियो देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्या कहता है सेकंड ट्रांजैक्शन? वी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹3 lakhs बाय पेइंग ₹15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। क्या कहने का मतलब है, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अच्छा, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी तो सर एसेट होता है हमारा, बिकॉज उसको इस्तेमाल करके हम बिजनेस करते हैं। ओह सही बात है। तो 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी आई। अच्छा सर, तो उसके बदले हमें कुछ देना होगा। क्या देना होगा? 3 लाख रुपए देने होंगे। अच्छा सर, तो 3 लाख दिया क्या हमने? हमने तो सिर्फ 15,000 रुपए पे किए। अच्छा, सिर्फ 15,000 पे किए, तो बाकी हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? दैट मीन्स जो 3 लाख की मशीनरी हम लेकर के आए हैं उसके बदले हमने क्या पे किया? 15,000 रुपीज कैश पे किया। बाकी का 2,85,000 रुपीज हम बाद में पे करेंगे, कल परसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंडिंग कि जिससे मैंने प्लांट या मशीनरी खरीदी है उससे क्या टर्म्स या कंडीशंस डिसाइड हुए हैं मेरे, कि वो मुझसे कब पेमेंट लेगा। तो उस बंदे का मेरे ऊपर क्या हो गया? 2,85,000 रुपए उधार हो गया। हमने उधार में लिए वो मशीनरी। ओके, आइए जरा इसका न्यूमेरिकली इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, एक और एसेट क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे एसेट्स आप अलग अलग क्रिएट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे हम एक और एसेट क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, पार्डन मी फॉर माय पैथेटिक हैंडराइटिंग प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लांट आ गया हमारे पास। अब हमने प्लांट कितने का लिया? 3 लाख का प्लांट हमने लिया। कितने का? 3 लाख। तो हमारे एसेट्स क्या हो गए? 3 लाख रुपए से यहां बढ़ गए। हमारा प्लांट क्या हुआ? यहां 3 लाख रुपए से बढ़ गया, है कि नहीं? अब इसके बदले हमने क्या पे किया उसको? सर इसके बदले तो हमने उसको 15,000 रुपए कैश पे किया। तो एक एसेट आया प्लांट, उसके बदले हमारे पास से क्या चल गया? 15,000 रुपए कैश चला गया। ठीक है, तो एक इफेक्ट देखते हैं। यहाँ कैश हमारे पास 8 लाख रुपए है, जिसमें से 15,000 रुपए हमारे क्या हो गए? हमारे 15,000 रुपए कम हो गए। हमारा कैश इतने अमाउंट से क्या हो गया? कम हो गया। ये क्या हो गया? माइनस हो गया, है कि नहीं? कैश हमारा माइनस हो गया उतने अमाउंट से। ओके, अब दूसरा इफेक्ट भी इस ट्रांजेक्शन का क्या? 3 लाख की मशीनरी आई, उसके बदले 15,000 रुपए मैंने पे किया, तो क्या मुझे और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं। मैं आज नहीं तो कल और पे करूंगा। उसका उधार हो गया मेरे ऊपर। तो उस केस में क्या हुआ? उसकी लाइबिलिटी हो गई। उसकी लाइबिलिटी हो गई हमारे ऊपर। हमारे ऊपर लाइबिलिटी है उसकी। दैट मीन्स कि हमको उसको पे करना पड़ेगा। तो हमारी लाइबिलिटी यहां बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 2,85,000 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी यहां पे बढ़ गई। ओके, मतलब 3 लाख की यहां पे मशीन आई, उसके बदले 15,000 रुपए हमने पे किया, 2,85,000 का उधार हो गया हमारे ऊपर। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 2,85,000 रुपीज से बढ़ गई। ओके, आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेट्स सी व्हाट डज द थर्ड ट्रांजैक्शन से। क्या कह रहा है? डिपॉजिट 6 लाख इनटू द बैंक। अब बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया। 8 लाख रुपए हमने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से 15,000 रुपए का हमने मशीन खरीद लिया। 7,85,000 रुपीज दैट मीन्स कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया कि एक बैंक अकाउंट खोला, जिसमें से इस कैश में से उठा करके वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक भी हमारा क्या है? वो एसेट है। ठीक है, वो भी हमारा कैश की तरह ही उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करना होता है, जैसे 1,000, 500, 2,000 रुपए अगर हमको पे करने होते हैं लोगों को, तो हम कैश में पे कर देते हैं। लेकिन अगर हमको लोगों को बड़ा अमाउंट पे करना है, से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, तो उन लोगों को कैश पे करना रिस्क है। दूसरी बात, बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं जो हमको बोलते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आप किसी को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं? एक बैंक अकाउंट खोलते हैं और जब भी किसी को पेमेंट करना है एक चेक काटते हैं और चेक काट करके उसको दे देते हैं। 2-3 फायदे होते हैं। एक तो रिस्क कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ट्रांजैक्शंस में। तो कैश जो है, जो हमारा पैसा है, वो हमारे कैश में पड़ा रहे या बैंक में पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी हमारा एसेट ही है।
ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या किया। इस जेब में से मेरे पास 7,85,000 रुपीज पड़े हुए थे। इस जेब में से मैंने कितने निकाले, लेट्स से कितने निकाले, मेरे जेब में कितने, 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए मैंने निकाले, इस दूसरे हाथ में लिया और जेब में से डाल के इसमें बैंक में डाल दिया। तो एक एसेट में से 6 लाख कम हो गया, एक एसेट में 6 लाख बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे एक और एसेट मैं क्रिएट कर देता हूं, किस नाम से, बैंक के नाम से। बैंक के नाम से मैं एक और एसेट क्रिएट कर दिया। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। 6 लाख रुपए यहां से मेरे कम हो गए, 6 लाख रुपए मेरे यहां से क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस जेब में से पैसा निकाला और इसमें पे कर दिया। तो दूसरा हमारा इफेक्ट क्या होगा, हमारे बैंक में 6 लाख रुपए आ गए। आई गेस बहुत इजी था, ये इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ओके, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट। आप देख रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट हुआ, चाहे पहला ट्रांजैक्शन ऐसी, ये ट्रांजैक्शन है हमारा, इस पे भी 8 लाख प्लस यहाँ पे दूसरा इफेक्ट, यहाँ 50,000, फिर इसका दूसरा इफेक्ट, यहाँ 15,000, 3 लाख और 285। मैंने क्या बोला था, कम से कम दो इफेक्ट आएंगे, दो से ज्यादा इफेक्ट आ सकते हैं, दो से कम इफेक्ट नहीं आएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक और एक, दो इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, आइए देखते हैं अगले ट्रांजैक्शन को, दैट इज द फोर्थ वन। लेट्स सी व्हाट डज द फोर्थ वन से। द फोर्थ वन सेज कि हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, कितने का, ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अब इसमें क्या हुआ कि हमने फर्नीचर खरीदा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, फर्नीचर भी क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ठीक है, हमारे कस्टमर्स आएंगे तो वो फर्नीचर पे आकर के बैठेंगे, उनके लिए मैंने एक टेबल भी खरीदा है जिनके ऊपर मैं उनको कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह सर्व करूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, फर्नीचर क्या हो गया, वो हमारा एसेट हो गया, उसको हम इस्तेमाल करेंगे बिजनेस करते वक्त। ओके, अब उस फर्नीचर को खरीदने का दो तरीका हो सकता था, या तो मैं उसको कुछ पेमेंट करके ले लेता या तो उधार में ले लेता। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया, हमने चेक काटा और 1 लाख का चेक उसको दे दिया। तो मेरे इस जेब, दैट इज कैश वाले जेब से पैसा जाएगा या बैंक वाले जेब से जाएगा। तो चेक काटा है तो पेमेंट तो बैंक वाले से जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, जो पेमेंट होगा हमारा बैंक से जाएगा, बिकॉज मैंने उसको चेक इशू किया है। आइए देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होने वाला है। एक और एसेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग फर्नीचर के नाम से। फर्नीचर के नाम से एक और एसेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, कितने का फर्नीचर हमने खरीदा, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। आते हैं यहाँ पे, 1 लाख का फर्नीचर आ गया हमारे पास। अब इसके बदले हमने उसको कुछ पेमेंट किया है कि नहीं वो देखना है। तो यस सर, हमने पेमेंट तो किया है और बैंक से पेमेंट किया है। तो 1 लाख क्या हो जाएगा, हमारे बैंक से घट जाएगा, बिकॉज उसको मैंने पेमेंट कर दिया। हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट, दो से ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, दो से कम इफेक्ट होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, क्या कहता है। फिफ्थ कहता है कि वी परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड फॉर ₹35,000 इन क्रेडिट। आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं। दिस इज अ फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास गुड्स है, नो स्टॉक ओनर कुछ लेकर के आया था, अब उसके अलावा कुछ और स्टॉक हम परचेज भी कर रहे हैं। 80,000 का हमने गुड्स खरीदा कैश में और 35,000 रुपीज का जो हमने गुड्स खरीदा वो हमने क्रेडिट में खरीदा, दैट इज उधार में खरीदा, उसका कोई पेमेंट नहीं किया हमने। ओके, तो आइए देखते हैं किसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं। 80,000 के कैश में और 35,000 रुपीज का क्रेडिट में। तो 80,000 प्लस 35,000 कितना होता है, 1,15,000। दैट मीन्स 1,15,000 का सामान तो हमने खरीद लिया, उसमें से 80,000 का जो सामान था वो हमने कैश में खरीदा और बाकी का जो सामान खरीदा वो हमने उधार में खरीदा। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। स्टॉक पे आ जाते हैं, ये रहा। टोटल कितना था, 80,000 प्लस 35,000, दैट इज इक्वल टू 1,15,000 रुपए। आइए इसको देखते हैं। स्टॉक हमारा बढ़ गया 1,15,000 से, है कि नहीं, 1,15,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया। इसके बदले हमने 80,000 रुपीज कैश पे कर दिया। यहाँ पे 80,000 रुपीज हमने कैश पे कर दिया, सॉरी 80,000 रुपीज हमने कैश पे कर दिया। ठीक है, और जो दूसरा इफेक्ट है क्या है कि 35,000 रुपीज हमने उधार में लिया, उसका पेमेंट नहीं किया, तो हमारे ऊपर उधारी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 35,000 रुपीज की उधारी बढ़ गई हमारे ऊपर। उसका हमको पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, जो भी हमारा क्रेडिट टर्म्स होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो 1,15,000 का सामान आया। ठीक है, 1,15,000 का सामान आया, जिसमें से 80,000 रुपीज हमने कैश में पे कर दिया और 35,000 रुपीज जो है यहाँ पे हमारी उधारी, जो हमारी लाइबिलिटी है 35,000 रुपीज से
बढ़ गई। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 इफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन का, 2 इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज 2 से ज्यादा जगहों पे इफेक्ट आ रहा है उस ट्रांजेक्शन का। ओके आते हैं 6th के ऊपर। लेट्स सी व्हाट इज द 6th वन से। गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 वाज सोल्ड फॉर ₹60,000 ऑन कैश बेसिस। मतलब जो सामान हमने 45,000 में खरीदा था, हाँ, जो सामान हमने 45,000 में खरीदा था उसको सामने वाले को मैंने 60,000 में बेच दिया। अच्छा, दैट मीन्स फायदा हो गया। खरीदा तो था हमने 45,000 में और बेच दिया उसको मैंने 60,000 रुपए में। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा बिजनेस है उसको फायदा हो गया। अब फायदा बिजनेस का होता है क्या? बिजनेस तो क्या है, सिर्फ माध्यम है। वी आर अ व्हीकल, हम एक व्हीकल है जिसके ऊपर ओनर बैठ करके चल रहा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले हमने मान लिया कि ओनर अलग है, हम अलग है, लेकिन जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, कर किसके लिए रहे हैं? ओनर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फायदा ओनर का, जो भी घाटा या नुकसान ओनर का। लास्ट वीडियो में भी ये चीज हमने देखी थी, है कि नहीं? तो फायदा भी ओनर का और नुकसान भी ओनर का। और ओनर का रिप्रेजेंटेशन बिजनेस में कौन करता है? ओनर का कैपिटल करता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम तो फायदा भी कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा, और जो हमारा घाटा है वो भी कैपिटल में जाएगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। तो 45,000 का स्टॉक गया हमारे पास से। अच्छा सर, तो स्टॉक कितने से कम करेंगे? 60,000 से? नहीं सर, स्टॉक तो हम 45,000 से कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उतने का खरीदा था वो स्टॉक हमने। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, 45,000 रुपीज से हमारा स्टॉक कम हो गया यहाँ पे, है ना, है कि नहीं? 45,000 रुपए से हमारा स्टॉक कम हो गया। अब ये गुड्स हमने कैसे बेचे हुए हैं? कैश में बेचे हैं। तो उसके 45,000 का जो स्टॉक है उसके बदले आया क्या हमारे पास? उसके बदले हमारे पास आया 60,000, सॉरी 60,000 रुपीज हमारे पास क्या आया? कैश आ गया। ठीक है, थोड़ा अलाइनमेंट के लिए माफ करिएगा, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। टोटलिंग करेंगे हम लोग तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, 45,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास से गया और उसके बदले हमको मिला 60,000 रुपीज कैश। तो हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 15,000 रुपए का फायदा हो गया। तो फायदा किसका? ओनर का। घाटा किसका? ओनर का। तो आइए कैपिटल में इसको फायदा डाल देते हैं। सर कितने का फायदा हुआ इस ट्रांजेक्शन में? बेटा इस ट्रांजेक्शन में हमको 15,000 का फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि 45,000 का सामान हमने 60,000 रुपए में बेच दिया है। ओके, होप आपको ये ट्रांजेक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। आने वाले आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं। हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जाके वहां पे इजीली पूछ सकते हैं। ओके, रिप्लाई मिलेगी, इसकी गारंटी है। तुरंत नहीं मिलेगी, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, आधा दिन या 2-4 घंटे इधर उधर हो जाए, बट वी अश्योर यू जवाब आपको मिलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं। 7 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? 80,000 का सामान हमने 1,25,000 रुपए में बेच दिया ऑन क्रेडिट। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपीज वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। मतलब कि हमने 80,000 का सामान 1,25,000 में किस पे बेच दिया? उधार पे बेच दिया, है कि नहीं? अब जगह की तो कमी हो गई हमारे पास, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में ना डेटर बना देते हैं। अगली क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कॉम्पैक्ट रखूं इसको। ओके, लेट्स सी द 7 ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन कलर चेंज कर दिया जाए, बहुत बोरिंग हो गया। हाँ, तो बिकॉज वो ज़्यादा क्लियरली समझ में भी आएगा आई गेस। आप बोलें तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकता हूँ मैं। पिंक यूज़ करें क्या? ओके, लेट्स यूज़ पिंक फ्रॉम दिस वन। ओके, नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है 7 ट्रांजेक्शन कि 80,000 का सामान हम लोग 1,25 में उधार पे बेच दिया। अच्छा सर, तो 80 का सामान 1,25 में बेचा तो हमको 45,000 रुपीज़ का तो फायदा हो गया, है कि नहीं? और फायदा किसका होता है? ओनर का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास से गया क्या। हमारे पास से 80,000 रुपए का, हमारे पास से 80,000 रुपए का गुड्स गया। ओके, वो इसके बदले में मिला क्या? सर इसके बदले में कैश मिला क्या? नहीं, इसके बदले में कोई कैश नहीं मिला। इसके बदले में कोई चेक पे किया क्या उसने? नहीं, मैं कोई चेक नहीं किया, पे किया। दैट मीन्स हमने उसको सामान उधार में बेचा है। ठीक है, तो हमारे पास डेटर्स खड़े हो जाएंगे, पैसा रिसीव करने का राइट आ जाएगा हमारे पास। और पैसा रिसीव करने का जो राइट होता है उसको हम डेटर्स बोलते हैं। और जो डेटर्स होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं। आज नहीं तो कल वो मुझे पेमेंट करेगा ना, वो मेरा राइट है क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा है, तो वो मुझे पे करेगा। तो उस केस में हमारा एसेट खड़ा हो जाएगा। आता है यहाँ पे, मैं छोटे में लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, डेटर्स हमारे बढ़ गए कितने से?
सर डेटर्स तो हमारे बढ़ गए 1,25 से, क्योंकि उससे हमको 1,25,000 रुपये का पेमेंट लेना है। सही बात है, उससे तो 1,25 का पेमेंट लेना है। अब 45,000 रुपीज़ का तो फायदा हुआ है हमको यहाँ पे, तो 45,000 रुपीज़ कहाँ जाएगा? 45,000 रुपीज़ कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कोई भी फायदा या घाटा किसका होता है? ओनर का होता है। आइए इसको हम नोट डाउन करते हैं। 45,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल में ऐड हो गया, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमको फायदा हो गया 45,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है? 8th, जो हमारा सप्लायर था गुड्स का, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था, उसको 35,000 के लिए चेक इशू कर दिया था। अच्छा, तो सर यहाँ पे जो 35,000 में हमने सामान खरीदा था उधार में, तो इसको हमने पेमेंट कर दिया। ओ, तो कैश में पेमेंट किया कि चेक में? चेक इशू किया है। चेक इशू किया है क्या? अच्छा देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, इसको तो हमने क्या किया है? चेक इशू किया। तो चेक इशू किया तो कहाँ से पेमेंट होगा? बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग, क्या है। 8th नंबर पे आते हैं, ठीक है। 8th नंबर क्या कह रहा है कि जो हमने उधार में सामान खरीदा था, ये वाला जो उधार में सामान खरीदा था, इसको हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितने का पेमेंट कर दिया? पूरा पेमेंट कर दिया सर। अच्छा, पूरा पेमेंट कर दिया? यस सर, पूरा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ से हमारा 35,000 रुपीज़ कम हो जाएगा, उधारी हमारे ऊपर से कम हो गई, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया। अब कल को वापस से मुझसे आकर 35,000 रुपये तो मांगेगा नहीं, है कि नहीं? अब उसके बदले ये जो हमारा बैंक है, बैंक से 35,000 रुपये कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि हमारे बैंक से पेमेंट हो रहा है, हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है उसको। अच्छा सर, तो मतलब कि हमारी उधारी भी कम हो गई और हमारे बैंक से पैसा भी कट गया। बिल्कुल सही जवाब। आते हैं अगले ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेट्स सी अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है। 9 ट्रांजैक्शन कहता है कि कस्टमर से हमको 75,000 रुपीज़ का चेक मिल गया। तो हमारे डेप्टर्स यहाँ पे खड़े थे, ये हमारे डेटर्स खड़े थे 1,25,000 रुपए के, है कि नहीं? अब 1,25,000 रुपए के जो हमारे डेटर्स खड़े हैं, उसमें से 75,000 रुपए का हमको पेमेंट आ गया। कैश में आया है कि बैंक में आया है? लेट्स सी। चेक रिसीव हुआ है, कस्टमर ने हमको चेक दिया। वो बोला यार 75,000 रुपये तुम कैश में ले जाओगे, बहुत रिस्क है, मैं चेक काट के दे रहा हूँ, जाओ तुम्हारे बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, बैंक से ही पेमेंट कर दो, चलेगा हमको। तो 9 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? 9 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए? 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये से मेरा बैंक बढ़ जाएगा। सामने वाले ने अगर मुझे पेमेंट किया, चेक दिया, तो मैं उस पैसे को अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा, उस चेक को, और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ? 75,000 रुपये से मेरा बैंक बढ़ गया। इसके से हमको जो 1,25,000 लेना था, उसमें से 75,000 रुपये की जो हमारा राइट था पैसा रिसीव करने का, वो कम हो जाएगा। 75,000 रुपये का जो हमारा राइट था पैसा रिसीव करने का, वो कम हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास राइट था कि उस समय 1,25 ले सकूं, उसमें से मुझे 75,000 रुपये पे कर दिया। तो क्या मैं वापस से जाकर के वो 75,000 मांगूंगा क्या उससे? वो ऑलरेडी पे कर चुका है। मेरा जो राइट था उस पैसे को रिसीव करने का, वो राइट खत्म हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 इफेक्ट हुआ। पैसे आ गए बैंक में 75,000 रुपये, और 75,000 की हमारा जो राइट था पैसा रिसीव करने का, वो खत्म हो गया। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर, लास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्या कहता है ट्रांजैक्शन? विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जो ओनर है उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला। अब भाई बिजनेस कर रहा है ओनर, तो उसका पर्पस क्या है? पैसा कमाना। जब ओनर बिजनेस से पैसा कमाएगा, तो भाई उसके घर के खर्चे हैं, उसको अपनी लाइवलीहुड जीनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पेमेंट्स होते हैं। तो भाई उसके बाल बच्चे होंगे, उसको फीस पे करना होगा। तो वो क्या करता है? टाइम टू टाइम बिजनेस में से पैसा निकालता रहता है। घर के लिए हो सकता है सामान उठा के ले जाए, हो सकता है कैश लेकर के जाए। तो यहाँ पे क्या किया? ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला। किस चीज़ के लिए निकाला? अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। कितना निकाला? 25,000 रुपये निकाले। अच्छा सर, तो कैश निकाला है उसने, तो बिजनेस में तो अब इफ आई एम द बिजनेस और ओनर आता है मेरे पास, आता है बोलता है मेरे को बिजनेस मेरे को 25,000 दे, मेरे को काम है। तो मैं बोलता अच्छा ठीक है ले जाओ। तो ये जो मेरा कैश पॉकेट था, इससे मैं 25,000 रुपये निकालूंगा और उसको दे दूंगा। तो इस मेरे कैश पॉकेट में से मैंने 25,000 जब निकाल के उसको पे कर दिया, तो मेरा कैश कम होगा 25,000 रुपये से। तो इस केस में क्या हो गया? यहाँ पे हमारा कैश क्या हो गया? कम हो गया यहाँ पे 25,000 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा केस, अब आज वो मुझसे 25,000 मांग के ले गया,
तो ये 25,000 की तो राइट खत्म हो गई ना उसकी, उसका बिजनेस में मान लेते हैं, ये जो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं मान के चलते हैं। उसने अगर बिजनेस में 5 लाख रुपए निकाले लगाए हुए थे, 5 लाख में से वो 25,000 रुपए लेकर के गया, तो अगली बार वो मैक्सिमम मुझसे कितना पैसा मांगने आ सकता है, मैक्सिमम 4,75,000 मांगने आ सकता है। 25,000 वो और नहीं मांगेगा क्योंकि उतने का राइट खत्म हो गया। तो इस जो ओनर का राइट होता है बिजनेस में, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका कैपिटल। जो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ ना, ये जो आपका कैपिटल है, ये क्या बोला जाता है, ओनर का जो राइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में। तो 25,000 रुपए वो कैश ले गया, तो 25,000 से ओनर का जो राइट है बिजनेस में वो खत्म हो गया। तो यहां से जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा 25,000 से। अब एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है, क्या वो सारे ट्रांजेक्शन्स करने के बाद ट्रू होल्ड होगा? नहीं सर, कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर लें, हर एक ट्रांजेक्शन, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ट्रू रहेगा नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है कि कभी भी हर ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट, कितना इफेक्ट? 2 इफेक्ट। 2 से ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, 2 से कम इफेक्ट नहीं हो सकता। हर ट्रांजेक्शन में हमने देखा, यहां भी आप देख सकते हैं 1 2, यहां आप देख सकते हैं 1, यहां पे आया 2, यहां पे 1 2 और यहां पे 3। मतलब हमने हर ट्रांजेक्शन में देखा कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 इफेक्ट्स हुए हैं, 2 से ज्यादा भी हुए हैं, लेकिन 2 से कम किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ है। और हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगा अगर आपने सब कुछ सही सही किया है। तो अब हम यहाँ पे टोटल करके देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया है। अगर हमने कोई भी गलती की होगी तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल नहीं होगा। ओके, आइए इसको जरा टोटल करके देखते हैं। आइए जरा इसको टोटल करके देखते हैं। मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, आपको अलाउड नहीं है कैलकुलेटर एग्जाम में। सो आपको क्या करना है, खुद से टोटल करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं। जैसे कि ये कैश है तो कैश आया फिर गया 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 आया, तो इसका सबका एसेट्स का टोटल करेंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारी एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगी। आइए इसको देखते हैं। ₹1,40,000 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। $1,40,000 स्टॉक कैप अच्छा है। 50,000 प्लस एक 15 का स्टॉक खरीदा माइनस 45,000 का स्टॉक गया माइनस 80,000 का स्टॉक गया, कितना का स्टॉक बचा हमारे पास? 40,000 का स्टॉक गया बचा। ओके, उसके बाद दूसरी तीसरी चीज़ क्या हमारे पास? प्लांट है। कितने का प्लांट है? 3 लाख रुपए का प्लांट है। बैंक में कितना पड़ा हुआ है? माइनस 1 लाख रुपए माइनस 35,000 रुपीज़ प्लस 75,000 रुपीज़, 5,40,000 रुपीज़। बैंक में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? 5,40,000 पड़े हैं। फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है कितने का? 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। और 1,25 माइनस 75, दैट मीन्स 50,000 रुपए के हमारे पास डेप्टर्स पड़े हुए हैं, इज इक्वल टू 285 की ओपनिंग लाइबिलिटी थी प्लस 35 आया माइनस 35 गया, तो देखते हैं कि यहाँ पे 285 होना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल चेक कर लेते हैं।
8,85,000 रुपीज। ओके, टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि ये सब कुछ ठीक आया है कि नहीं आया। 140 प्लस 40 प्लस 3 लाख प्लस 540 प्लस 1 लाख प्लस 50, 11,70,000 ये हो रहा है। 11,70,000 इज इक्वल टू 285 प्लस 885 कितना हो रहा है? 285 प्लस 885, 1170। देखिए हमारा, हमने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम सही आ रहा है। LHS बराबर RHS, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस को करने के बाद, क्या सारे ट्रांजैक्शंस को करने के बाद हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ट्रू होल्ड कर रहा है। ओके, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होगा, लेकिन सिंस हमको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं तो हर ट्रांजैक्शन के बाद उसको चेक करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। सो हम अल्टीमेटली सारी चीजें करने के बाद एक साथ चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, यही प्रेजेंटेशन का तरीका ज्यादा अच्छा होगा। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। ओके, आने वाली वीडियोस में आपसे दोबारा मिलते हैं। आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक बटन को दबाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। एंड आपका फंडामेंटल्स 11th 12th का वी विल मेक श्योर कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने। ओके, आने वाली वीडियोस में आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। टेक केयर एंड बाय बाय।